औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा नेक्स्ट CSS 2024 की नेक्स्ट एक आउटलाइन है और हमारा जो टॉपिक है सी पैक एंड इंडो मिडल ईस्ट ईस्ट यूरोप अ न्यू वार फ्रंट्स। हम इसके ऊपर आज जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अगर आपको जनरल में एक ओवरव्यू दे दूं तो सी पैक इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक जो चाइनीज़ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है जो कि इस टाइम दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा है, जिसकी वजह से यूएस और चाइना के दरमियान जो चपकलिश है वो स्टार्ट हुई थी। क्योंकि यूएस ने इसको कंसीडर किया था एज एक जो कहते हैं कि अपनी खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये एक टूल है चाइना का, जो कि यूएस की जो हेजिमोनिक पावर है और अपॉन द वर्ल्ड या दुनिया के ऊपर जो उसकी हेजिमनी है उसको वो ख़त्म कर देगा। दूसरा, इंडो मिडल ईस्ट और यूरोप, ये जो तीन मेजर एक ब्रिज बन रहे हैं। एक अभी जो रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई थी उसके ऊपर इंडो मिडल ईस्ट यूरोप एक कॉरिडोर की भी बात हुई थी, जिसके ऊपर मैंने अपने जो एक दो वीडियोस बनाई थी, आप काइंडली उसको विजिट कर सकते हैं। तो इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अलाइंसेस बन रहे हैं, इस एरियाज़ के अंदर कोलैबोरेशन हो रही हैं, इस एरियाज़ के अंदर आर्म रेस हो रही है, इस एरियाज़ के अंदर स्ट्रेटेजिक जो अलाइंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो उसकी वजह से जो थिंक टैंक्स हैं, जो कि एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं, वो ये कंसीडर करते हैं कि अब नेक्स्ट जो वार फ्रंट्स हैं वो यही है। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर हम देखते हैं, सी पैक एंड द इवॉल्विंग डायनामिक बिटवीन द इंडो मिडल ईस्ट और यूरोप regions have sparked discussions about the new geopolitical and economic battlegrounds. ठीक है, these emerging fronts carry significant implications for global politics, security and economic development. तो ये था हमारा एक जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है। इसके बाद फर्दर अगर हम आएँ तो कैसे सी पे जो है वो एक न्यू वार फ्रंट क्यों है और कैसे है। सबसे पहले एक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और उसके अंदर मेजर जो एक पार्ट आता है कश्मीर का, और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का ऑलरेडी इशू चल रहा है। और सिमिलरली ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का इशू नहीं है, क्योंकि कश्मीर के ऊपर चाइना और इंडिया का भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और लद्दाख के मामले में आप देखें, आपको याद होगा 2020 के अंदर इंडिया और चाइना की आपस में जो चपकलिश थी वो भी हुई थी। तो अब ये देखें कि तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और एक ही रीजन है, और उसके ऊपर तीन कंट्रीज़ का अपना अपना राइट है जो कि वो क्लेम करते हैं। तो क्या कोई भी एक छोटी सी एस्केलेशन किसी एक मेजर वार की तरफ नहीं लेके जा सकती है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर जस्टिफाई होता है। दूसरा, जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एंड मिलिट्री बिल्डअप। अब देखें कि चाइनीज़ जो हैं वो अपनी मिलिट्री पावर शो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, इंडिया एज वेल एज कर रहा है, क्योंकि इंडिया कंसीडर करता है कि चाइना उसको देख के कर रहा है। और इंडिया जब करता है तो पाकिस्तान ये कंसीडर करता है कि इंडिया हमारे लिए कर रहा है, तो पाकिस्तान भी इंक्रीज कर रहा है। मीन के ये जो एक रीजन है सी पैक का, जो कि जिसके अंदर हमारा कंट्री भी आता है, जिसके अंदर चाइनीज़ का मीन के वो जो शिनजियांग से होते हुए यहाँ से निकलता हुआ वो फिर बहर अरब में जाके ये जहाँ पर एंड होता है। तो ओवरऑल ये जो एक रीजन है, ये एक जियो स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा एक कम्पिटिटिव रीजन है, जिसके अंदर आर्म रेस बहुत ज़्यादा और मिलिट्री बिल्डअप जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप से ज़्यादा होंगे तो इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पर अब फॉर एग्जांपल मैं अपने घर के अंदर असले को ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर रहा हूँ, तो जो मेरे हमसाए होंगे वो क्या कहेंगे कि ये किस वजह से कर रहा है, उनको कुछ ना कुछ तो शक पड़ेगा ना। तो वो भी ट्राई करने लग जाएंगे, साथ वाले करेंगे, फिर तीसरा घर करेगा। तो अल्टीमेटली वो एक हब बन जाएगा। अब वहाँ पर किसी भी किस्म का किसी भी टाइम अगर कोई क्लैश होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो मेजर उसकी एस्केलेशन हो जाएगी, उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। और वहाँ पर जो वो सिर्फ झगड़ा नहीं रहेगा, फिर वो एक प्रॉपर दंगल बन जाएगा। इसी तरीके से जो अब पाकिस्तान का रीजन है, जो इंडिया है, चाइना है, ये जो एक साउथ एशियन रीजन है, यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप इतना हो गया है कि अगर यहाँ पर अब कोई छोटी सी वार होती है तो वो सिर्फ छोटी सी वार नहीं होनी, वो वर्ल्ड वार होनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो सी पैक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। आपको पता है कि जो 18th सेंचुरी थी उसके अंदर ब्रिटिश ने सबसे ज़्यादा जो दुनिया के ऊपर रूल किया था वो अपनी मैरीटाइम पावर, नेवल पावर की वजह से किया था। उसके बाद ब्रिटिश से ये सबक सीखते हुए यही काम किया
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सबक सीखते हुए यही काम अब चाइना कर रहा है। अब चाइना क्या कर रहा है, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर अपनी जो चीज़ें हैं उनको बिल्ड कर रहा है। उसने पोर्ट्स अपनी बनानी स्टार्ट कर दी हैं, उसने श्रीलंका में बनाई, उसने पाकिस्तान में बनाई, उसने जिबोटी में बनाई। उसके अलावा मल्टीपल जो एक रीजन्स हैं, आप अगर सी पैक का मैप देखें तो, सॉरी मैं आज इसके ऊपर ना, ये मुझे वैसे मैप को लाजमी शो करना चाहिए था लेकिन बस मैं नहीं कर पाया। तो अगर आप उस मैप के अंदर देखें तो वो पूरा उसने ना एक सर्कल सा बना दिया है जिसके अंदर वो मैरी टाइम का जो रूट है उसका, उसको अपने को सिक्योर करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि यूएस ओवरऑल जो अपने आप को कंसीडर करता है कि ही इज़ वन ऑफ द मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो जब चाइना इस तरीके के काम करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी आपस में चपकली स्टार्ट होगी। और अगेन सी पैक और जो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, विल बिकम द मेजर हर्डल्स बिटवीन द मेजर पावर्स टू बी कोऑपरेटिव विद ईच अदर। नेक्स्ट जी, रिसोर्स कंपटीशन। आपको पता है कि जो नेक्स्ट जो वार होगी वो वाटर की बेस के ऊपर, या जो रिसोर्सेज होंगे उनकी बेस के ऊपर लड़ी जाएगी। तो रिसोर्सेज अब सारी जितनी भी कंट्रीज हैं, ज़्यादातर उनकी जो कोशिश है वो वाटर को सेव करने की, रिसोर्सेज को, ख़ास तौर पे रेयर अर्थ मेटल्स और डाटा। ये तीन चीज़ें हैं जो कि इस टाइम 21st सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो सी पैक क्या कर रहा है, उसके अंदर भी यही है, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, कोल माइंस हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हो गया। तो इस लिहाज से भी कुछ आप रिसोर्सेज का जो कंपटीशन है इसको भी एक कंसीडर किया जा सकता है कि कैन बिकम वार फ्रंट बिटवीन द रीजनल पावर्स, खास तौर पे जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना है। और पाकिस्तान और इंडिया के ऑलरेडी आपको आइडिया ही है कि कैसे वो वाटर के ऊपर इनके इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं। अब अगर आप आएँ तो हाउ इंडो मिडल ईस्ट यूरोप ऑन योर वार फ्रंट। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर सऊदी अरेबिया और ईरान की ऑलरेडी चपलिश चल रही है। उसके अलावा वो तो चलो एक देर पा है और लॉन्ग टर्म है। इसके साथ साथ आप फ़लस्तीन और इसराइल का भी जो सिचुएशन है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर इंडो के अंदर आप अगर देख लें तो यूएस चाइना, ठीक है, जो कि इंडो पैसिफिक का एरिया है। मिडल ईस्ट के अंदर आप देख लें तो उसके अंदर दो कंट्रीज हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो इसके अंदर फ़लस्तीन और इसराइल। यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो यूक्रेन वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप अब ये एक एक भी पॉइंट लिखें तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपके बनते हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर, यानी कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, मिडल ईस्ट का जो रीजन है और यूरोप का जो रीजन है, वहाँ पर कैसे वार्स चल रही हैं। और यहीं से ही फर्दर जो है वो इन फ्यूचर पे वार फ्रंट्स वो निकलने हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल कंपटीशन अमंग रीजनल पावर्स, जिनके अंदर इंडिया, चाइना। अब इंडो पैसिफिक देखने तो इंडिया चाइना हो गया, यूरोप देखने तो यूएस और रशिया और यूरोप हो गया। ठीक है, और मिडल ईस्ट देखने तो वहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया आ गया। तो इनका क्या है, रीजनल पावर्स के दरमियान जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है जिसकी वजह से वॉर हो सकती है। स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस अब बन रहे हैं, खास तौर पे क्वाड हो गया, क्वाड टू हो गया, ऑकस हो गया। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल जो हैं ये अलाइंसेस कब बनाए जाते हैं। आप देखें जब कोल्ड वार का इरा था तो उस टाइम अलाइंसेस बने थे। अब अगेन जब यूएस और चाइना की आपस में जो राइवलरी है वो स्टार्ट हुई है, उसके बाद से अगेन अलाइंसेस बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी इसको भी कोट कर सकते हैं। साइबर वारफेयर आप देख लें कि इस ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ था यूएस बेस, यूएस और इसराइल ने मिलकर किया था। तो साइबर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यूएई जो है वो भी मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी वो ले फ्रॉम इसराइल एंड यूएसए और मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं। ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया अपना न्यूम सिटी बना रहा है, वहाँ पर भी उसको साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी है। तो अब जो दुनिया है वो फ्रॉम द ट्रेडिशनल वारफेयर से वो अब किस साइड पे शिफ्ट हो चुके हैं, वो साइबर वारफेयर के ऊपर। अब यूएस के इलेक्शंस के अंदर मैनिपुलेशन फ्रॉम द रशियन साइड, इट वाज द साइबर वारफेयर और अटैक्स। ठीक है, इस तरीके से और भी मल्टीपल, ये एक रेंज ऑफ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, आर्म रेस इज ऑन द राइज, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, केएसए, यूएई, ये सारे क्या हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रे आर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब फर्दर हम इसके ऊपर कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं कि हाउ द वर्ल्ड जो है वो मूव टुवर्ड्स द कोलैबोरेटिव और कोलैबोरेशन की तरफ कैसे मूव कर सकती है, या वर्ल्ड को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो सबसे पहले ग्लोबल कोलैबोरेशन होने चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स ढूंढने चाहिए, विन विन सिचुएशन की तरफ जाना चाहिए जहां पर दोनों का फ़ायदा हो। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स के ऊपर आएँ, बैठें, बात करें। जब एक दूसरे के अंदर साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर हम उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पर हमारे डिस्ट्रक्टिव हैं, जहाँ पर हमारे डाइवर्जिंग पॉइंट्स हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स ये होने चाहिए, कोल्ड वार के एरा में हुए थे और काफ़ी फ़र्क भी पड़ा था। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग्स ये होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये वक्त की ज़रूरत है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड निगोशिएशंस जिसके ऊपर हमारे इदारे बने हुए हैं, यूएन बना, उसके अलावा और भी मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट एनजीओज हैं, वो बहुत काम करती हैं इस चीज़ के ऊपर, तो इनको साथ मिलके आना चाहिए। जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं इन रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ कंट्रीज। ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, जितना ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस होगी उतना ज़्यादा आप जो है वो दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाने से बाज रहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से सीपैक इंडो मिडल ईस्ट एंड यूरोप विल बी अ न्यू वॉर फ्रेंड्स, और उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम किसी और आउटलाइन के साथ हाजिर होंगे। टिल देन थैंक यू। और एक अनाउंसमेंट भी है कि मैंने ऐसे का बैच भी स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।